नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आप हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चंस करने में आपको काफी मजा आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप इनके कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए, अगर वो आप लोगों को ध्यान में है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं है तो इनको रटना बहुत मुश्किल है। इसलिए चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करिएगा, ना कि रटने की। तो पहले मैं आप लोगों के साथ में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं जो मैंने आपको पहले भी बता रखे, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बहुत आसान आसान से कॉन्सेप्ट मैंने आपको दो तीन बताए थे, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे और मैंने बोला था भाई इन चीजों को आप याद रखिएगा। मैंने एक तो आपको बताया था कि इन रेडियस ऑफ एनी 2D फिगर, मतलब कोई भी 2D फिगर होता है उसकी जो इन रेडियस होती है वो होती है एरिया ऑफ गिवन फिगर अपॉन उसका जो पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है वो। ये किसी भी 2D फिगर की इन रेडियस होती है। एक पॉइंट तो मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। और एक मैंने राइट एंगल में ये भी बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लोगों के पास है राइट एंगल, तो उसकी जो इन रेडियस होगी ना वो क्या बनेगी, आर, वो ए प्लस बी, यानी जो 90 डिग्री के पास वाली दोनों साइडें आएंगी ए और बी, उनमें से मैं सी यानी हाइपोटेनस को माइनस कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 उसकी क्या होती है इन रेडियस। हालांकि वो भी होता है जो मैंने ऊपर बताया, वो तो आपके लिए कहीं पे भी आप लगाओ, कोई भी 2D फिगर में वो भी इसमें लगा सकते हो कि एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। लेकिन वो लगाने की बजाय अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो और भी अच्छा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। और एक मैंने बताया आप लोगों को अक्स रेडियस के, ये सरकम रेडियस के बारे में जब मैंने आपको बात बताई थी कि सरकम रेडियस क्या होती है, तो मैंने बताया था कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है ना उसमें जैसे साइन फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है साइन फॉर्मूला, उस साइन फॉर्मूले के इक्वल टू होता है 2r। 2r का मतलब यहाँ पे जो r है ना वो इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे r इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस है, ठीक है। और इस रेडियस की जो वैल्यू होती है ना सरकम रेडियस r, वो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। यहाँ पे ए बी सी है इस ट्रायंगल की साइड्स ए बी सी, और 4 इंटू एरिया इस ट्रायंगल का एरिया। और ये हर एक फिगर में नहीं होता, किसी भी 2D फिगर में नहीं होता, ये सिर्फ ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल की बात सिर्फ मैं कर रहा हूं। अब देखो, इसका मैंने प्रूफ भी आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, सारी बातें मैंने डिस्कस करी थी। एक एक आप पहले जाके देख सकते हैं क्लासेस में, मैंने पूरा एकदम से बेसिक से सारी बातें क्लियर करी है। अब एक होता है भाई आप लोगों का अक्स सेंटर, ठीक है। अक्स सेंटर यानी एक ट्रायंगल है उसकी, अगर ये जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है, ये वाला मान लीजिए ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के इन बाहर वाले दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाहर वाले दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है ना वो अक्स सेंटर होता है। और तीसरा जो इसका इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो भी यहीं से गुजरेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये होता है इसका अक्स सेंटर जो इसके बाहर की ओर सर्कल बनता है, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है ना इसका ये जो अक्स रेडियस होता है इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। ये होगा एरिया, मतलब जो भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ उसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस सी यानी साइड, जिस साइड पे ये आपका जो अक्स सर्कल बना है वहां पे, जैसे ये वाला देखो इसमें ए बी सी था, देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से, आपके पास जो ये है ना ये इस तरफ यहाँ पे सर्कल बना हुआ तो इसमें से कौन सी साइड माइनस करनी है, सी। अगर इस तरफ बना होता इधर की तरफ तो आप बी कर देते। जैसे मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे मान लो मैं इस तरीके से कोई भी फिगर बना देता हूँ और ये इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले की जो अक्स रेडियस होगी वो क्या बनेगी, एरिया अपॉन एस माइनस यहाँ पे ए कर देंगे इस बार, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। क्यों होते हैं इसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इन्हीं दो तीन बातों पे मैं आप लोगों के साथ आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। बस आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखना भाई क्या लिखा है कि इफ एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 मीटर देन फाइंड पीक्यू। तो पीक्यू का मान बताओ। भाई आप लोगों को पूछा क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 मीटर है। तो आप मुझे इस पीक्यू की लेंथ बताओ। ये पीक्यू की लेंथ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, वो समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, इसके अगर मान लीजिए मैं इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हमें पता है परपेंडिकुलर डाला तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, इस एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप लोग एक बात समझिएगा कि जब कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना तो उसका ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ना यहाँ से, ये इसकी मीडियन भी तो होगी, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है, इस सामने वाले वर्टेक्स से इसके इस लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ये इसका परपेंडिकुलर आपका एल्टीट्यूड भी होगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है,
सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर यानी दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और यही आप लोगों का क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी देखो इक्वल पार्ट में भी तो डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आप लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना, तो उसके सारे के सारे सेंटर एक ही जगह पे होते हैं। जब भी कभी आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है ना, तो उसके सारे के सारे सेंटर कहाँ पे होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। यानी ये मान लीजिए पॉइंट जी है ना, जी का मतलब मान लो मैं सेंट्रोइड है, यही इसका इन सेंटर होगा, यही इसका सरकम सेंटर होगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, मतलब सारे के सारे जितने सेंटर हैं वो यहीं पे होते हैं, सिर्फ अक्ष सेंटर को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि अक्ष सेंटर इस ट्रायंगल से इस तरह से बाहर की ओर सर्कल बनेगा, जैसे बढ़ाने से इस तरफ, तो उसे एक अक्ष सर्कल को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेंटर हैं वो कहां पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखना भाई, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है कि आप मुझे क्या बताओ, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड पीक्यू। तो आप मुझे पीक्यू की लेंथ बताओ। मुझे एक बात बताना भाई, हमें पता है कि सारे के सारे सेंटर एक ही जगह होंगे, तो मैंने मान लिया कि इस सर्कल का, इस वाले सर्कल का सेंटर यहां पर था, ठीक है। इसका मतलब इसका जो इन सर्कल आएगा उसका सेंटर भी यहीं पर आएगा। सही बोलने लग रहा हूं, इन सर्कल। और हमें पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो इन सर्कल बनेगा ना, वो यहां पर टच करेगा, यहां पे जहां पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस इसका सेंटर ही है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो यहां पे टच करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस बात को ध्यान से समझना भाई, जो यहाँ पे पॉइंट बोल रहा हूँ, ये दोनों का इस वाले का भी तो सेंटर है, ठीक है, और इस अंदर वाले का भी सेंटर है। हमें पूछा है पीक्यू की लेंथ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो सर्कल बना होता है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये दिखावे के लिए बनाया। देखना कैसे, मैं आपसे कहूं भाई, ये पूरा जो इसका बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, सरकम सर्कल, इसकी रेडियस मान लीजिए मैंने मान ली आर है, ठीक है, ये पूरी रेडियस मैंने आर मान ली, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने ये जो छोटे वाला था, इसकी रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर है। तो मुझे बताना पीक्यू की लेंथ जो आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो इतनी सी बात बता दो आप तो मुझे। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। सही बोलने लग रहा हूँ। तो देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, तो आप लोगों को सिर्फ इसकी रेडियस की जरूरत थी, तो मैं कर देता हूँ भी सोल्व आपके सामने, बड़ा आसान सा है। देखना कैसे, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस दो चार बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी, आराम से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन को देखना, मैं क्या करता हूं, आपको पीक्यू की लेंथ चाहिए यहां से, तो मैंने किया क्या, ये जो लाइन है ना, यहाँ से पीक्यू की लेंथ आप लोगों को चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पहले तो इसकी अक्स ये सरकम रेडियस निकालता हूँ। तो हमें पता है कि सरकम रेडियस क्या होती है, या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर ध्यान से देखो, हमें पता है दोनों का सेंटर यही है, ठीक है, दोनों का सेंटर यही है। ये तो अंदर वाले की रेडियस होगी, और ये किसकी होगी भाई, बाहर वाले की रेडियस होगी। देखो ये रही बाहर वाले की रेडियस, ये और ये बाहर वाले की रेडियस होनी है। तो मैंने किया क्या, मैं एक काम करता हूं, मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि इसके सारे के सारे सेंटर कहाँ होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। सही बोलने लग रहा हूँ, एक ही जगह पे होते हैं। यानी इसका इन सेंटर सरकम सेंटर सेंट्रोइड यहीं पे होगा, सेंट्रोइड यहीं पे होगा। और हमें पता है कि सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस मिलती हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस मिलती हैं। और वो जो होता है ना, वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है। बोलो करता है कि नहीं करता, तो आप कहेंगे बिल्कुल करता है। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है भाई, मुझे तो ये वाली लेंथ निकालनी है कि ये मिड पॉइंट है, इसकी ये लाइन 6 दे रखी है देखो साइड, और ये 3 आ जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है। तो 6 3, तो ये पूरी लेंथ बता दो आप तो मुझे कितनी होगी। तो आप पूरी लेंथ बताओगे तो 6 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 27, यानी ये पूरी जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आ जाएगी भाई, ये पूरी लेंथ बन जाएगी 3√3, 27 का √3√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहां से मान लीजिए पॉइंट जी है, ये ए और ये बी मान लेता हूं मैं, ए बी नहीं, ए तो दे रखा है, और ये पी दे रखा है आप लोगों को, ए और पी इनको मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताना, आपकी ए जी रेशियो जीपी कितना होगा, 2:1 होगा। क्यों होगा भाई 2:1, क्योंकि ये सेंट्रोइड है। समझ रहे मेरी बात, ये सेंट्रोइड है। तो 2:1 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल एपी हो जाएगी। तो टोटल आपको 3 दे रही है, लेकिन 3 नहीं, एक्चुअल में 3√3 आ रही है, तो एक की इक्वल टू √3, यानी ये जो लेंथ आएगी ना यहाँ वाली, ये आ जाएगी 2√3, और ये कितनी आ जाएगी भाई √3। यानी आप ध्यान से देखो ना, तो यहां से ये तो थी इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस जो कितनी है 2√3, और ये है अंदर वाले सर्कल की रेडियस। यानी आपके पास जो PQ की लेंथ आएगी ना, वो कितनी आएगी 2√3 माइनस √3, यानी कितनी आ गई भी, सिर्फ √3। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप लोगों को छोटी छोटी सी बातें पता थी ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाते। बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन को समझने आप आराम से समझने की कोशिश करिए, कोई बड़ी कहानी नहीं है, मैंने पिछली क्लास की सारी बातें बताई हैं। अब आगे के क्वेश्चन होंगे उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आप बातें धीरे धीरे समझते जाओगे ना तो अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, बस आप चीजों को रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड अक्स सेंटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 मीटर देन फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से समझना क्या कर रहा है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, हालांकि इसका फॉर्मूला वगैरह भी होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो आगे की बात है। मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक आप लोगों के सामने ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल बता रहा है तो मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया। और इसने क्या बोला अभी, इसने बोला कि इसका जो इन सर्कल है ना, इन सेंटर और अक्स सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको दे रखी है, तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस की लेंथ क्या होगी। देखो कितना आसान सा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक तो इसका अक्स सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और एक में इन सर्कल बना लेता हूँ, दोनों मैंने इसके सर्कल बना लिए। बस आप चीजों को एक एक करके समझते जाना, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये पॉइंट आप याद रखें भाई, अगर मेरे से पढ़ते हैं तो, कि रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें वरना कुछ भी नहीं समझ आएगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने इनको मिला दिया भाई। चलिए, अब हमें एक बात का पता है कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो हमें क्या पूछा है कि इनकी जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 मीटर देन फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि इसका ये सेंटर दोनों एक ही जगह पे टच करेंगे। देखो कैसे करेंगे बता देता हूं भाई, आप एक बात ध्यान से समझना कि जब भी कभी है ना, ये इस तरीके से हमें पता है कि चाहे अक्स सेंटर हो चाहे इन सेंटर हो, ये सॉरी इन सेंटर हो चाहे एक्स सेंटर हो, किससे बनते हैं, एंगल बाई सेक्टर से, थीटा थीटा, यानी इसकी एंगल बाई सेक्टर होगी। और ये जो है ना, ये इस एक ही लाइन पे होंगे, जो क्या होगी भाई, इस एंगल की एंगल बाई सेक्टर होगी, दोनों एक ही लाइन पे होंगे। सही बोलने लग रहा हूं, अब ध्यान से समझना, दोनों एक लाइन पे होंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात भाई, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके मिड पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे टच करेगा, ये वाला सर्कल, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल मिड पॉइंट पे टच करेगा क्योंकि यही तो इसमें परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से गुजरता है तो 90 डिग्री तो टेंजेंट पे ही परपेंडिकुलर होता है, तो मिड पॉइंट पे टच कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये मिड पॉइंट पे टच करेगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर होगी, सेम इसी तरीके से ये और ये भी लेंथ बराबर होगी। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी ये भी जब लेंथ बराबर होगी तो ये भी इसके मिड पॉइंट पे तो टच कर रहा है, ये इधर वाला सर्कल भी, ये भी तो मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। अगली बात, आप मुझे एक बात तो, जब ये मिड पॉइंट पे टच कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में एक्सेंट्रिक डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा कि सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, और सरकम सेंटर इन सेंटर और एक्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मतलब सारी डिस्टेंस जितनी भी है ना, वो मैं सारी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो निकालने की जरूरत थी नहीं। देखो ध्यान से कैसे, मैंने आपको एक बात बताई थी, आप लोगों को याद हो तो, छोटी सी, क्या बात बताई थी भाई, मैं चलो बताता हूं आपको एक बार फिर से। बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, ये वाला, कि अगर इस तरीके से आप लोगों के पास में दो टेंजेंट जा रही है और वो सभी सर्कल पे टेंजेंट है, तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा, तो इस R1 और R2 का रेशियो होगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये बात मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी थी, आपको ध्यान में हो तो यहाँ पे वही डिस्कस करना है कि दोनों सर्कल भी तो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसी तरीके से इन लाइनों को भी टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। सही बोल रहा हूँ, तो आपको करना क्या था कि थीटा है तो इनकी रेडियस बता दो। मैं R1 अपॉन R2 डिस्कस कर लेता हूँ, तो कितना बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी साइन 30 जो 1/2 होता है, और 1 प्लस 1/2 यानी ये जो आएगी वो कितना आ जाएगा 1/3। मतलब कि अगर इसकी मैं रेडियस यहाँ से ले और इसकी रेडियस यहाँ से ले, मान लो इसका सेंटर में P मान लेता हूँ, उसका Q मान लेता हूँ, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 1, यानी x मान लेता हूँ तो इसकी कितनी आएगी 3x। मतलब इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस आएगी ना, वो कितनी आ गई भी PQ, और वो कितनी आ गई 4x। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आप लोगों को, क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि ये 8 मीटर है, तो मुझे बताना x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। तो यहाँ से आप लोगों के पास में पूछा है कि आप मुझे इसकी इन रेडियस बताओ, जो कितनी थी x थी, और वो कितनी आ गई 2 मीटर, खत्म हो गया। अगर आपसे x रेडियस पूछता तो वो कितनी आ जाती भाई,
ये आ जाती 3 × 2 यानी कितना आ जाता 6 मीटर। ये इसका आंसर खत्म हो गया। आपसे पूछता कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो जब आपके पास में इन रेडियस है तो आप आराम से इसकी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो बड़ा आसान था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, बहुत आसान सा था। अभी मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही बताऊंगा, फॉर्मूला वगैरह और भी कई तरीके होते हैं सोल्व करने के, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो यही ध्यान में रखिए। आगे हम अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आप बातों को समझते जाइएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखना भाई, बड़ा लॉलीपॉप और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई। क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू 13, ये 14 15, पी इज इन सेंटर, पी इन सेंटर है भाई। ठीक है, पी इन सेंटर दे रखा है, एंड क्यू इज एक्स सेंटर, क्यू एक्स सेंटर है। देन क्या लिखा है, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन फाइंड द एरिया ऑफ बीपीसीक्यू। मतलब इसका आप मुझे एरिया बताओ इस वाले का। भाई आप सोचो, देखें दिमाग लगाओ, देखें आप क्या कर सकते हो इसमें। कोई आपके पास चाह रहा हो तो आप बता दो मुझे, लेकिन मेरे पास एक चारा है, मैं बता देता हूँ कि यहां से मैं जैसे ही सर्कल बनाऊंगा ना इस तरीके से, ये तो बनेगा इसका अक्ष सर्कल। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, और ये बनेगा भाई इसका इन सर्कल। ठीक है, इसका इन सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, इस वाले का इन सर्कल। अब हमें एक बात का पता है कि ये जो है इसकी साइड है 13 14 15। ठीक है, 13 14 15 दे रखे हैं, 13, और ये AC कितनी है 14, और ये दे रखी है इधर वाले 15। तो मैं अगर इसकी इन रेडियस की आर की बात करता हूं, तो इन रेडियस होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और हमें पता है कि 13 14 15 का एरिया कितना होता है 84, मैंने बहुत बार बताया, अपॉन सेमी पेरीमीटर, यानी सबको इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 21, यानी कितना आएगा 4। इस पे मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया। अगर मैं एक्स रेडियस की कैपिटल आर ले लेता हूँ, उसकी बात करता हूँ, तो वो कितना होता है एरिया, एरिया 84 अपॉन सेमी पेरीमीटर, और माइनस जो आपको साइड चाहिए कौन सी, इस पर बना हुआ बीसी पर, -15, यानी बताना जरा कितना आएगा 84 अपॉन कितना आ गया भाई 6, तो कितना आ गया 6 और 4 14, आर की वैल्यू आ गई 14। कोई एतराज है किसी को, यानी इसकी रेडियस आ जाएगी 14 और उसकी कितनी आ जाएगी भाई, अंदर वाले की आ जाएगी 4। हमसे इसका एरिया पूछा था, हमें और कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझना। अगर मैं इससे, ये टेंजेंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मिला दूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा भैया, और इसकी रेडियस होगी, बोलो। अरे ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, अंदर वाला सर्कल, अंदर वाला सर्कल, इस पे ये BC टेंजेंट ही तो है, क्योंकि भाई इन सर्कल आप लोगों ने बनाया, तो टेंजेंट है, तो मैंने इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिलाया तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। सेम इसी तरीके से ये इसका सर्कल था, अगर इसके सेंटर से जहां पे टच कर रहा है उसको मिलाया तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ आपका। मैं ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ ना, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ भाई, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं बाहर ले लेता हूँ, कौन सा, P B Q और C। ये इसका यहां से जो था परपेंडिकुलर, ये आ गया, यहां से परपेंडिकुलर आ गया ये। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ ये इसकी अंदर वाले सर्कल की रेडियस 4 है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, और ये बाहर वाले की रेडियस जो है 14 है कि नहीं है, कहेंगे बिल्कुल है। मैं कहूं कि अगर इसका एरिया आपको बीपी, ये जो एरिया चाहिए आपको इसका BPCQ का, तो अगर इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का एरिया जोड़ दें तो क्या पूरे का एरिया आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो भाई चलिए BC की लेंथ बताओ कितनी है, तो BC की तो दे रखी है कि 15 है, तो इसका ट्रेंगल का एरिया क्या होता है ऊपर वाले का, वो बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इधर वाले का क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पूरा एरिया, जो आपका क्या है आंसर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, और इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि आप लोगों को समझने होते हैं, रटने वाली चीजें नहीं आती हैं। ठीक, आप चीजों को कितना भी रटो, लेकिन ये तो एक कॉमन सेंस की बात थी। जैसे आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया, आपको सारे फॉर्मूले याद है, आपको इन रेडियस निकालने का पता, आपको अक्स रेडियस निकालने का पता, सारी चीजें आप लोगों को पता है, लेकिन ऐसा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। हमारे तो इस समझ से बाहर था, लेकिन अगर हमारे थोड़ा बहुत दिमाग है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है, और सारे क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकली आते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे। इफ इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर एंड साइड्स आर इन AP, देन फाइंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बोला है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर AP में है ना, साइड अगर AP में है तो जाहिर सी बात है कि वो 3 4 5 के रेशियो में ही होगी। मैंने बात आपको कितनी बार बताई है, इस पे मैंने बहुत से क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, 3 4 और 5 के रेशियो में होती हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर आपको कहना कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो वो 3 4 5 पे होगा। क्यों होती है इसका रीजन भी मैंने पहले बता रखा है।
तो भाई मान लिया मैंने कि ये कितनी है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये 3 के हो गया, ये 4 के हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 के हो गया। क्या दिया हुआ है कि इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर इन रेडियस। अब मुझे पता है कि इसकी इन रेडियस क्या होती है भाई, अंदर वाले सर्कल की रेडियस जो होती है वो क्या होती है, इन दोनों का सम राइट एंगल में। तो कितना बनेगा 3 + 4 यानी 7 के -5 के डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 दे रखा है, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जैसे ही के की वैल्यू 5 आई तो आपके पास इसकी साइड्स पूछिए कि आप मुझे इसकी साइड्स बताओ, तो इनकी वैल्यू रख दो, के की वैल्यू 5 रखेंगे तो साइड्स कितनी आ जाएंगी भाई, जैसे आप के की वैल्यू 5 रखोगे ना तो 15, 20 और 25 इसकी साइड्स आ जाएगी, खत्म हो गया। अगर एरिया पूछता तो आप एरिया बता देते। ठीक है, बड़ा आसान सा था, चीजों को समझने की कोशिश करते रहिए। बहुत आसान सी बात है। इस क्वेश्चन में आइएगा भाई, इफ एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 6 मीटर देन फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इनफाइनाइट सर्कल। मतलब ये सर्कल दे रखे हैं ऐसे 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 जाते जाते आगे इनफाइनाइट तक है, अंदर और भी है ऐसे, ठीक है, बनते बनते। तो कह रहा है कि जितने भी सर्कल बने हैं ना उन सब का मुझे क्या बताओ, एरिया का सम बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बाकी को भूल जाओ। मैंने आपको एक बात बता रखी है भाई, इस तरीके से अगर कोई टेंजेंट जाती है ना तो ये सारे के सारे सर्कल की रेडियस जीपी में होती है। किस में होती है भाई, जीपी में होती है। बात मैंने आप लोगों को बता रखी है, बड़े अच्छे से बता रखी है, जीपी में होती है। अब जीपी में होती है, मुझे एक बात बताओ कि एक जीपी है, अगर मैं इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस की रेशियो का बात करूं तो कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ये कितना आएगा, 60 आएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये एंगल 60 होता है ना तो इन साइड का रेशियो बनेगा 1 और 3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, अब कहेंगे बिल्कुल बनेगा 1 और 3। देखो अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ पे कहीं करवाया था, ये देखो ये रहा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सर्कल की रेडियस का रेशियो r1/r2 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा कितना बनाता, 1:3। ठीक है, तो अगर आपके ध्यान में तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ भी निकाल लेना भाई लगा के। तो इन दोनों के सर्कल की मैं रेडियस बताता हूँ। अब हमारे पास ये रेशियो, तो मैं अब इस सबसे बड़े वाले सर्कल की रेडियस की बात करता हूँ कि ये कितना आएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी भाई, ये देखो ध्यान से देखना, 6 है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, बड़ा इंपॉर्टेंस था क्वेश्चन था भाई। यहाँ पे ये 3 हो गया, 6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर तो 3√3 आ गया। मान लो कि ये इसका सेंट्रोइड या कुछ भी आप इसका जो भी इन सेंटर सब एक जगह होते हैं इक्विलेटरल में, तो ये जो होगी ना ये इसकी स्मॉल आर होगी और ये कैपिटल आर होगी। ठीक है, यानी ये तो अक्स जो सर्कम रेडियस होगी ये इसकी इन रेडियस होगी। हमें पता है कि ये किस रेशियो में कट करता है, 2:1 में, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो इसकी रेडियस आ जाएगी √3। ठीक है, सही बोलने लग रहा हूं। आप मुझे बताओ इसकी रेडियस √3 आ गई तो इसकी रेडियस बोलना जरा क्या आएगी। तो आप कहेंगे इनकी रेडियस का रेशियो, जैसे मान लो ये r1 है ये r2 है, तो हमें पता है कि r1 और r2 का रेशियो 1/3 होगा। तो आपको r2 दे रखी है कि r2 कितना है, r2 दिया हुआ है √3। ठीक है, ये दिया हुआ है √3, तो r1 कितना होगा ये हमसे पूछा जाए, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1/√3। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आ गई 1/√3। ठीक है, ऐसे ही आगे भी और √3 बनता चला जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा था कि इन सर्कल का एरिया बताओ। अब हमें एक बात का पता है भाई, ये एरिया जो है इनके साइड्स है ना ये जीपी में, इसका मतलब एरिया भी जीपी में होगा। तो चलो देख लेते हैं इस सर्कल का एरिया बताना कितना होगा। तो इसकी रेडियस √3 है, तो एरिया कितना होता है पाई इंटू r², यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस आगे वाला का देखो पाई इंटू r², पाई इंटू 1/3। इसी तरीके से आगे इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। और हमें पता है कि एक इनफाइनाइट जीपी होती है ना, उसका सम, इसमें से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो कितना बनेगा, 3 + 1/3 प्लस आगे ऐसे इनफाइनाइट तक 1/9 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और हमें इस बात का पता है कि ये किससे मल्टीप्लाई हो भाई बताना, तो ये 1/9 से मल्टीप्लाई हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1/9 से। ठीक है, सही बोलने लग रहा हूँ। आप देख लो, चाहे इससे आगे वाले में इस पहले वाले का डिवाइड करेंगे तो 1/9 से मल्टीप्लाई हुआ है। और जीपी का जो सम होता है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, वो मैंने बताया आपको a/1 - r होता है। a का मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r कितना है, 1/9। तो बताना जरा इसका सम कितना आ जाएगा। ये सम आ जाएगा 3/9 और 9 3 कितना आ जाएगा, 27/8 इसका सम आ गया। तो आपसे सभी एरिया का सम पूछा था, तो वो कितना आ जाएगा अभी बताना, वो आ जाएगा पाई इंटू 27 डिवाइड बाई 8। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। खत्म हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछना लाजमी है, कहीं पे भी आप लोगों के पास में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए चीजों को ध्यान में रखिएगा।
मैंने जीपी वाली ये बात है ना, ये फॉर्मूला या मैंने कहाँ से लिखा, ये बात मैंने आपको जियोमेट्रिकल, मैंने प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा रखा, उसमें सारी बातें बताई हैं। अगर मैं इनको फिर से बताने लगा तो फिर भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले शुरुआत में क्लास में भी रिपीट करवाया था, लेकिन ये चीजें बार बार रिपीट कराने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप देखिएगा, प्रोग्रेशन पढ़ोगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी प्रोग्रेशन में, जितने भी मैंने बता रखी हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इसका एरिया हो जाएगा। देखो पाई तो मैंने कॉमन लिया था ना, तो मैंने इस इधर वाले का सम किया, जो कितना हो गया 27/8। तो हमें एरिया का सबका सम चाहिए था, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई इंटू 27/8 आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन और देखना भाई। इफ एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 12 देन फाइंड द रेडियस ऑफ ऑल सर्कल। तो सभी सर्कल की रेडियस बताओ। भाई ये दो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालना मुश्किल है। तो ये निकालना मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई थी, उस पर मैं आता हूं भाई। उस पॉइंट को मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, फिर सारी चीजें आप लोगों की यहां से क्लियर होती चली जाएगी। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि मान लो ये आप लोगों के पास में इस तरीके से दो सर्कल टच कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी इसकी रेडियस r1 है, इसकी r2, तो आप मुझे ए बी का मान बताओ कितना होगा। तो ए बी का मान कितना होगा, तो आपको एक मैं तो या तो फॉर्मूला बताया था, या फिर एक बात और बता। फॉर्मूला तो ऐसे था कि 2√r1r2। ठीक है, ये r1 और r2 2 हो जाएगा। लेकिन ये याद रहे ना रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहे तो हमें उसमें कोई मतलब नहीं है कि याद रहता है कि नहीं रहता। मैं यहां से उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये देखो 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री होती है। और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यानी ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो गया। अब देखो ये रेडियस r1 और प्लस कितनी होगी r2, ये वाली PQ की लेंथ, क्योंकि ये तो सेंटर को मिला रही है भाई, जहां से टच कर रहे हैं। ये r1 है, तो इधर वाली भी r1 होगी, यानी ये कितनी हो जाएगी r2 माइनस r1। तो यहां से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी, तो ये कितनी आएगी भाई, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर r1 प्लस r2 का स्क्वायर और माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर, और इसका अंडरूट कर देना। तो आपके पास ए बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, वो कितनी आएगी 2√r1r2, ये निकल के आएगी। सही बोलने लग रहा हूँ, ए बी की वैल्यू आ गई। जब भी कभी दो सर्कल टच करते हैं ना, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है ना, उसकी लेंथ बनती है ए बी इक्वल टू 2√r1r2। ठीक है, चलिए अब अगर मान लो जब कॉमन टेंजेंट, ऐसे कॉमन टेंजेंट उनके बीच में एक सर्कल आ जाए, तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना भाई। मान लीजिए कि इसकी रेडियस आप लोगों को दे रखी है r1, और इधर वाले की मान लीजिए आप लोगों को दे रखी है r2। ठीक है, ये r1 और ये r2 दे रखी है। तो मैं अगर बात करूं कि इससे मान लो PQ लेंथ थी, ठीक है, और बीच में एक यहाँ पे r पॉइंट था, ये जहां पे टच कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करूं कि बताना PQ बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2√r1r2 होगा, अभी बताया मैंने। लेकिन अगर यहीं से r1r2 इसकी रेडियस में r3 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं r3। अब आप इस इधर वाले सर्कल को भूल जाना, इधर वाले को मुझे बताओ, ये दोनों सर्कल भी तो टच कर रहे हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताना, यहां से जो PR होगा, उस PR की लेंथ क्या होगी 2√r1r3। बोलो ये r1 है और ये r3, होगी कि नहीं होगी। सही बोलने लग रहा हूं। देखो ये दोनों सर्कल टच करें, वही तरीका अपनाएंगे, ऐसे इस पे मिलाकर और ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालकर, तो ये भी कितनी हो जाएगी r1r3 हो जाएगी। चलिए सेम इसी तरीके से मुझे बताना कि आप RQ की लेंथ क्या होगी। तो भाई अब आप इसको भूल जाओ, इधर वाले को, ये दोनों सर्कल भी तो टच कर रहे हैं ना, तो इसमें RQ की लेंथ क्या होगी भाई 2√r3r2। सही बोलने लग रहा हूं। अगर मैं PR और RQ को जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है PQ, और PQ की लेंथ कितनी आती है भाई 2√r1r2, जो किसके बराबर हो जाएगी 2√r1r3 प्लस 2 किसके आ जाएगी r3r2 के। तो 2 से तो 2 सारा का सारा कैंसिल हो गया। √r1r2r3 जो भी आप लोगों के सामने वैल्यू निकल कर आई है, इसको पूरे को क्या करते हो आप अंडरूट में, √r1r2r3 इन तीनों को मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा ना, मेरे पास निकल कर आएगा r1r2, तो ये आ जाएगा 1/r3 बराबर, यहां से बचेगा 1/r2 प्लस 1/r1। ये r1 r3 तो कट जाएगा, r2 बच जाएगा, ये बच जाएगा r1, और इनका क्या है भाई अंडरूट, ये इसके सामने निकल कर आप लोगों के पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में कभी भी ऐसी कंडीशन निकल कर आती है, कभी भी कहीं भी आप लोगों के पास में ऐसी कंडीशन आती है, तो आप क्या करेंगे कि 1/r3 इक्वल टू होगा 1/r2 प्लस 1/r1। यानी सबसे छोटे वाली जो रेडियस होगी ना, सबसे छोटे वाली यानी 1/r3 का अंडरूट बराबर होगा 1/r1 अंडरूट प्लस 1/r2 अंडरूट। ठीक है, ये पॉइंट कैसे होगा मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया। चलिए अब आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या चाहिए भाई,
पहले तो इस छोटे इन दो की तो चलो मान लो हम निकाल भी लेंगे रेडियस, कैसे निकालेंगे बता देता हूं। चलिए सबसे पहले सबसे बड़े वाले की रेडियस निकालते हैं, तो मैं वही परपेंडिकुलर डालता हूं। तो कितना, या तो आप एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो कि इन रेडियस कैसे निकलती है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, वो भी कर सकते हो, लेकिन हम वैसे नहीं करते। ये 12 हो गया, 6 हो गया, तो ये रेडियस, ये लेंथ जो निकल कर आएगी वो कितना आएगी, 12 का स्क्वायर 144 में से 136 निकलेगा। तो मैं 6 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 6, और स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो वो कितना बन जाएगा 4√3, ये 6√3 आ जाएगा। तो यहां से इसका मान लीजिए सेंटर है, तो ये इसकी इन रेडियस r मान लीजिए बन रही है, तो 2:1 का रेशियो आएगा, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2√3, यानी इसकी रेडियस आप लोगों के पास में आ गई 2√3। सही बोलने लग रहा हूँ, सबसे बड़े वाले की 2√3 आ गई। अब ये सर्कल टच भी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी रेडियस जो है वो 1:3 के रेशियो में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, बता रखा ना अभी 1 रेशियो, यानी ये 1 होगी तो ये 3 होगी, यानी इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, मान लीजिए x नाम दे देता हूँ इसको। तो x अपॉन 2√3 जो आएगा ये आएगा 1/3 के रेशियो में, ठीक है। तो √3 से √3 टाइम्स कट जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 2/√3, यानी ये वैल्यू जो निकल कर आए आपके पास में 2/√3 आ गई। मतलब दो रेडियस निकाली, अब तीसरी चाहिए इसकी रेडियस, इसको मैं मान लेता हूँ r, स्मॉल r मान लेता हूँ। अभी मैंने फॉर्मूला बताया 1/√r बराबर होगा 1/2√3 का अंडरूट, और प्लस कितना बनेगा 1/2√3 का अंडरूट। ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है, मैंने साइड ऐसी ली है इसलिए कैलकुलेशन मुश्किल आई है, बाकी आप लोगों को बात समझ आई होगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी रेडियस निकालेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सारी बातें मैंने आप लोगों की क्लियर करी है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने पहले बताया नहीं था कि यहाँ पे सर्कल होता है तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, तो अभी आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जियोमेट्री खत्म करूंगा ना, तब तक आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा तब तक, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन शायद ना हो जो आप लोगों को फिर ना बचे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट। वैसे कोई जियोमेट्री का अंत नहीं है, इसलिए चीजें समझते रहिए। ए बी इक्वल टू 3, ए बी 3 दिया हुआ अभी, चलिए ए बी 3 लिख लेते हैं। डी सी इक्वल टू 9, ए डी इक्वल टू 5, ए डी इक्वल टू 5। ए बी पैरेलल है किसके भी, ए बी पैरेलल है डीसी के, चलिए पैरेलल मतलब ये ट्रेपेजियम है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी कोई ट्रेपेजियम बनता है ना, किसी भी क्वाड, किसी भी सर्कल में जब ट्रेपेजियम बनता है तो वो आइसोसेलेस ही बनता है। कैसे बनता है चलो बता देता हूं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो हमें इस बात का पता है कि अब इसको भी मैं मिला देता हूं दोनों डायगोनल को, तो पैरेलल लाइन है, यानी ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सही बोल रहा हूँ। अब यहां से ये थीटा बना है तो इससे ये वाला भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। सेम इस तरह मान लो ये अल्फा है तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा, यानी ये दोनों एंगल बराबर आ गए, तो हमें क्या पता चल गया कि ये क्या बनेगा भाई, आइसोसेलेस, जो आपके सामने ट्रेपेजियम बनेगा। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है अच्छे से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने बड़े अच्छे से बता रखी है इस बात को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भाई ये आइसोसेलेस बनेगा 3 है। अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इधर और इधर भी परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो अगर ये आइसोसेलेस है ना, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, ठीक है। और ये तो खैर रेक्टेंगल बन ही जाएगा, तो ये तो बराबर ही होनी है, तो ये 3 है तो यहाँ वाली 3 हो जाएगी। तो पूरा कितना था भाई, डीसी 9 था, तो 3 मतलब 6, यानी ये भी 3 3 बच गए। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइट कितनी होगी इसकी, 4 हाइट आ गई। सही बोलने लग रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी आ गई, 4 आप लोगों के सामने हाइट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल की रेडियस कैसे निकालें वो देखना आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि सर्कल की रेडियस कैसे निकाली जाए। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ पी और क्यू। आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, कौन सा ट्रायंगल जरा बताना। ये आ गया ए पी और सी, एपीसी ट्रायंगल आ गया। तो एपी आपके पास आ गया 4 और पीसी कितना आ गया 6। तो मुझे बताना एसी कितना होगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 36 और 16 यानी 12 हासिल एक, तो कितना बन जाएगा 5 अंडरूट 52। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यानी आपके पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडरूट 52 आ गई। तो आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√13 भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2√13 आ जाएगा ये। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप इसमें क्वाड्रिलेटरल था तब तो कुछ नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता सकता हूं। कैसे देखना, ये आपके पास में एक ट्रायंगल आया, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो डी ए और सी,
जिसमें आपके पास DC ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 रूट आपने 13 निकाल लिया। इसकी हाइट कितनी है अभी, तो आप लोगों के पास में हाइट कितनी आ गई बताना, हाइट 4 आ गई। मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो सर्कम रेडियस R होती है वो होता है ABC, यानी 5 इंटू 9 इंटू 2 रूट 13, ये 13 अभी 3 नहीं है, 2 रूट 13 डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया। अब एरिया क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस 9 और इंटू हाइट कितना लिख लो 4, ये क्या आ जाएगा इसका सर्कम रेडियस, जो इसका आंसर होगा। आई मेरी बात समझ, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी कि हमें इस ट्रेपेजियम से इसमें एक ट्रायंगल बनाया और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बस बातें आप लोगों को आराम से समझ आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें आसान आसान से समझ आ ही रही होगी आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन पे आओ, इसको डिस्कस करते हैं। क्या कि AD पैरेलल है BC के, मतलब AD और BC दोनों पैरेलल है, मतलब ये ट्रेपेजियम है और सर्कल में ट्रेपेजियम है, यानी जाहिर सी बात है आइसोसेलेस है। तो AB इक्वल टू 2 है, तो ये भी CD भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। AD इक्वल टू 8 एंड AD इज डायमीटर, देन फाइंड BC। तो AD डायमीटर है भाई, तो ये पूरा 8 है, तो ये बन जाएगा 4, ये भी कितना बन जाएगा 4। चलिए 4 4 बन गया। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए BC की लेंथ। चलो भाई BC की लेंथ निकालते हैं, कैसे निकलती है, बहुत आसान है वैसे तो BC की लेंथ निकालना, बता देता हूँ कैसे। भाई ये सेंटर था आप लोगों के पास में, सही बोल रहा हूँ सेंटर था। मैंने किया क्या, मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ। हमें पता है तो रेडियस है 4, ये भी 4 होगा, ये भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि रेडियस है। इस पे परपेंडिकुलर डाला तो इस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 1 1 में डिवाइड करेगा। तो मुझे बताना ये 1 4, तो बताओ ये लेंथ कितनी आ जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, 4 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा √7। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी √14, कितना 15, 4 का स्क्वायर 16 में से एक आएगा, तो √15 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी √15 आ गई। मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात ना, इस ट्रायंगल को मैं O नाम दे देता हूँ, यहाँ वाले इसको मैं O नाम दे देता हूँ। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया AB और O, जिसमें ये इसकी हाइट दे रखी है इधर वाली, और एक और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, इसको मैं H मान लेता हूँ। मुझे बताना इसका एरिया क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे 1/2 इंटू AO जो 4 दे रखा है इंटू H बराबर, इसका इधर से भी तो एरिया निकाल सकता हूँ भाई। तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, 1/2 इंटू इसका बेस है 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है √15, यानी यहां से आप लोगों के पास में H की वैल्यू कितनी आ गई, √15 बाई कितना आ गया 2। बोलो H की वैल्यू आई कि नहीं आई। यानी ये जो यहां से हाइट आई है ना, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं ये हाइट आ गई, तो यही हाइट अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो भाई ये तो दोनों हाइट बराबर है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये कितना आएगा भाई, √15 डिवाइड बाई 2। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ये 4 आ गई। अब हमें पता है कि BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है, और रेडियस से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये कैसे निकालेंगे, 4 के स्क्वायर में से निकाल देना। तो आपके पास ये जो लेंथ आएगी ना, इसको मान लो अक्स है और ये भी अक्स है, मतलब BC 2 अक्स हो जाएगा। तो जो अक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगा 16 माइनस 15/4 का अंडर, यानी कितना बनेगा भाई, ये जो भी आप लोगों का आता है आंसर आ जाएगा 2 अक्स BC की वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बातें आप लोग समझोगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, बस छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो समझना आप लोगों को जरूरी है। चलिए एक पॉइंट और बताता हूं आपको। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मान लो मैंने कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों के सामने लिखी मिल जाए आपको कि ये थीटा और ये भी थीटा, तो आपके दिमाग में क्या आता है भाई, मुझे तो इतना सा पॉइंट बता दो आप, कि कहीं भी आपको ऐसी कंडीशन लिखी मिल जाए तो आपके दिमाग में क्या आता है। आप कहेंगे भाई ये थीटा थीटा, ये हमें ये दिमाग में आता है कि ये जो चारों पॉइंट है ना कहीं एक सर्कल पर है, क्योंकि उस सर्कल में ही ये जो सेम आर्क में बने एंगल होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो मैंने बोला था कि ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो आप एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये किसी ना किसी सर्कल पे बने हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी सर्कल पे बने हुए हैं। तो भाई यही पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के काम आएगा। क्या बोल रहा है कि इस तरीके से 60 है और तो मैं इनको मिला देता हूँ। पहले तो चलो आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, ये इसमें परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होंगे, तो स्क्वाड्रिलेटरल में दोनों जो अपोजिट एंगल है उनका 180, तो ये 60 बनेगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 120, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ वाला भी ये भी 120, यानी दोनों 120 एंगल आ जाएंगे। चलिए अब देखो फिर क्या बोला है कि O इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल दिया हुआ इसका सेंटर है O, तो मैं इनको मिला देता हूँ भाई।
तो मुझे एक बात तो ओ सेंटर है सर्कल का, यानी इस सर्कल से यहाँ पे सरकमफेरेंस में 60 डिग्री का एंगल बना, तो इसके सेंटर पे कितना बनाएगा 120, सही बोल रहा हूँ, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही रेडियस हो गई तो ये 120 यानी बचा 60, तो ये कितने हो जाएंगे 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30 इधर वाला। सही बोलने लग रहा हूँ। अब भाई यहाँ से देखना, मैं क्वाड्रिलेटरल बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ भाई, पॉइंट समझिएगा कौन सा है, ए और सी, और ये ओ मान लेता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे पी नाम दे देता हूँ इसको, और इस लाइन को भी मैंने मिला दिया यहाँ से। ठीक है, और इसको भी मैं मिला देता हूँ, ये इसने क्वेश्चन में मिला रखे। ये वाला क्वाड्रिलेटरल मैंने बाहर निकाला भाई। तो आप मुझे बताओ, ये एंगल इसका सेंटर था, ये कितना आया अभी आपके पास में 120 डिग्री, सही बोल रहा हूँ। और ये यहाँ वाला कितना आ गया भाई, ये भी 30 आ गया, और इधर वाला ये भी कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि ये इसकी रेडियस थी। ठीक है, ये इस सर्कल की रेडियस थी, तो ये 30 आ गया। और ये जो एंगल आया ना यहाँ वाला, इसको समझना आप, ये देखो ये एंगल, ये 120 आया है, तो ये भी कितना होगा 120, यानी ये जो एंगल आ गया ना वो भी कितना आ गया 120। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो आपको एक चीज यहाँ पे जरूर नजर आ रही होगी कि ये जो एपीआर का ना, इससे यहाँ पे 120 एंगल बन रहा है, यहां से भी 120 एंगल बन रहा है। तो ये पॉइंट किसको दर्शाता है भाई, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट किसको दर्शाता है? तो आप कहेंगे कि ये दर्शाता है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है ना, वो किसी ना किसी सर्कल पर बना है, किसी ना किसी सर्कल पे बना है, ये पॉइंट दर्शाता है। तो जैसे ही सर्कल पे बना है ना, तो मुझे बताना यहां से ये जो एंगल बना वो 30 डिग्री है, तो मुझे बताना यहाँ भी कितना एंगल बनेगा भाई। तो आप कहेंगे यहाँ भी क्या बनेगा 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ था, तो बताओ ये एंगल भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। कैसे, यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपके पास में ट्रायंगल था, ये पॉइंट पी अभी मैंने माना, और ये एंगल 120 माना, इसमें से एक यहाँ से थीटा एंगल ओ आया हुआ था, ये थीटा था। अभी मैंने आपको बताया, ये फिगर देखो यहाँ वाला, ये 120 है, ये एंगल अभी आप लोगों ने निकाला है 30 डिग्री, तो ये एंगल मैंने 30 डिग्री निकाल लिया। यहाँ से 120 30, तो पूरा तो 180 था, तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 30 डिग्री। आपसे यही पूछा था कि मुझे थीटा का मान बताना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। बस आप बातें एक एक करके सारी समझते जाओगे तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कितना था 120, तो ये 30 बन गया, तो ये कितना हो गया भाई थीटा हो गया, आप लोगों का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं भाई, इन क्वेश्चंस को बाद में देखते हैं। अभी आप ये देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे जो भी हैं आप लोगों के सामने। एक आसान सा क्वेश्चन आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन देखो भाई, अभी जो मैंने बताया उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ 50 है 65 है एक्स है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी करवा रखा हालांकि, लेकिन आज मैं फिर से करवाता हूँ इसको। मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और सेम इसी तरीके से इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए अब देखो, ये 50 डिग्री एंगल, ये 65 डिग्री एंगल, पूरा तो 180 होता है, तो ये क्या होगा भाई, ये भी 65 होगा, 180 में से निकाल लेंगे। चलिए भाई, ये 70 है 55, तो ये भी कितना होगा भाई 55। आपने एक चीज यहां से देखी, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पे एबीडी ट्रायंगल, इस एबीडी ट्रायंगल के ये दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं, ये और ये दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन को समझिएगा, दोनों क्या है भाई एक्सटर्नल, देखो 65, तो ये भी 65 हो जाएगा, आप निकाल के देखना। ये 70 तो ये कितना बनेगा 1110, ये 55 है, तो ये भी कितना बनेगा 1, ये भी 55, यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है वहां पे ये जो होगा ना इंटरनल बाइसेक्टर होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो कितने होंगे 50 और 120, यानी कितने होंगे भाई 30 डिग्री के होंगे। आपसे पूछा था कि आप मुझे एक्स का मान बताओ, ये एक ट्रायंगल आप लोगों के सामने आया, तो इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ, जो इंटरनल के सम क्या आएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अगर आपको ये छोटा सा पॉइंट नहीं पता तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस छोटे से पॉइंट को पकड़ पाते हो तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसलिए चीजों को समझिए आप, और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर पे था, और कोई क्वेश्चन खास नहीं है। तो उम्मीद करता हूं भाई आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी,
काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बातें धीरे धीरे समझोगे तो सारी क्लियर होती चली जाएंगी। ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, बाकी आगे भी हम क्लास डिस्कस करेंगे, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और भाई आप अगर पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह आपको चाहिए, मैं भेजता रहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।